हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विथ मी। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 जो है ये इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को मतलब हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मल पीपीटी के थ्रू, और बाकी इसका प्रॉपर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग भी बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। तो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भैया अंग्रेजों ने कैसे हमारा बैंड बजा दिया और फाइनली हम लोग का इंडिपेंडेंस कब हुआ था, वो था 15 अगस्त 1947। तो देश आज़ाद हो गया हमारा, हम लोग अब आज़ाद भारत में रह रहे थे। लेकिन उन्होंने जितना ख़राब करके गए थे तो उनको सुधारना भी तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ज़मीन पर गिर चुका था, तो उसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या नीड था, 5 ईयर्स प्लान का। तो चलो यार इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। The central objective of planning in India is to initiate a process of development which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied lives. First 5-year plan। तो इसका यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन देश जो अब आज़ाद हुआ था इकोनॉमी पूरी तरीके से ज़मीन पे गिरी हुई थी। तो इस इकोनॉमी को अब जो है हमें सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे ऊपर ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हमें एक नीड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। किसका नीड था भैया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ टू डिसाइड अमॉन्ग अदर थिंग्स द type of economic system most suitable for our nation, a system which will promote the welfare of all rather than a few। जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लीडर्स थे उनको डिसाइड करना था कि किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग को अपने देश में रखना होगा, ताकि जिससे लोगों का वेलफेयर भी और हमारा इकोनॉमी भी बहुत अच्छा सुधरे और डेवलप भी करे। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इन नेचर। बता दिया मैंने आपको कि भैया आज़ादी से पहले हमारा भारत जो था स्टैग्नेंट था, यानी इसमें डेवलपमेंट प्रोग्रेस कुछ नहीं दिख रहा था। There are different types of economic system and among them socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most। इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके मतलब बहुत डिफरेंट तरीके का होता है, मेनली 3 तरीके का होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि टोटल प्राइवेट पे डिपेंड करता है, प्राइवेट वालों का होता है। एक होता है सोशलिस्ट पब्लिक, और एक होती है मिक्स्ड जो कि दोनों का मिक्सचर रहता है, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल बांट के काम करेंगे। 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैड बिगन। In 1950, Planning Commission was set up with the Prime Minister as its chairperson. The era of 5 year plans had begun। और यहाँ पे 1950 में द प्लानिंग कमीशन, जिसको अब नीति आयोग भी कहा जा रहा है, नीति आयोग कहा जाता है, वो सेटअप हुआ प्राइम मिनिस्टर को चेयरपर्सन रख के, और यहाँ से जो है 5 ईयर प्लान का एरा जो है शुरू हो गया था। तो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि पीपीटी से हम लोग पढ़ रहे थे, इतना इसको देखना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, अब हुआ यहाँ पे बात। 3 तरीके का इकोनॉमी दिख रहा है हमें यहाँ पे। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। नाम से समझ में आ गया होगा कि परचेजिंग पावर के हिसाब से दे रहा है, यानी यहाँ पे किसका ज़्यादा रोल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? प्राइवेट सेक्टर का। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि लोगों को किस गुड्स का नीड है। जिस लोगों के अंदर जो भी गुड्स खरीदने का एक ताकत होगा वो गुड्स का यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, जिनके ऊपर परचेजिंग पावर यानी उनके पास कितना मनी है वो होता है, उससे देख के जो है इन लोग गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है, एक तरह का प्राइवेट सेक्टर का बात कर रहा है यहाँ पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर द 3 क्वेश्चन इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट डिसाइड करता है कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस करना है और कौन सा नीड है सोसाइटी के अंदर लोगों का। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमीज। द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द 3 क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के डिसाइड करता है ये 3 क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस, और इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमीज में बेसिकली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल बांट के काम करते हैं। फिर है द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स का जो है भैया गोल्स क्या क्या था? तो एक था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। कितना ग्रोथ है भैया? तो 4 मतलब गोल्स था। कौन कौन सा था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ यानी इकोनॉमी में ग्रोथ लाना था, मॉडर्नाइजेशन नया नया टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना था, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, सेल्फ डिपेंडेंट बने हम लोग, और इक्विटी हर लोगों को, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उन्हें प्रॉपर वो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर सके।
ग्रोथ क्या होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, या इसका मतलब होता है कंट्रीज की कैपेसिटी यानी जीडीपी को जो है इंक्रीज करना, ठीक है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन द जीडीपी। जब हमारे जीडीपी में इंक्रीमेंट दिखता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, या ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ। फिर है मॉडर्नाइजेशन। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फर्म बाय यूजिंग न्यू सीड वैराइटीज instead of using the old ones. Similarly, a factory can increase output by using a new type of machine. Adoption of new technology is called modernization. Modernization में बेसिकली हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, और जब न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन। अब है सेल्फ रिलायंस, खुद पे डिपेंड करना। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. तो पहला 7 5 year plans था ना, जो फर्स्ट 7 5 year plans था, वो किसको इंपॉर्टेंस दे रहा था? सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भरता को, विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ। तो फर्स्ट 7 5 year प्लान्स में जो है हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट इस पे रोल इंपॉर्टेंस दिया गया था। किस पे दिया गया था? सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भरता पे, कि वो हम लोग अपने देश में बनाए हुए सामान को ही ज़्यादातर यूज़ कर सके। फिर है इक्विटी। गोल का चौथा गोल कौन सा था? इक्विटी। न ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशंस एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग. Most of its people living in poverty. It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well, instead of being enjoyed only by the rich. तो इक्विटी में मतलब नाम से पता चल रहा है, इक्विटी यानी इक्वल, सभी लोग इक्वल है। तो इसका जो बेनिफिट है, जो भी इस पे इम्पॉर्टेंट इंश्योरिटी लेना था कि जो बेनिफिट्स है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का, वो सिर्फ मतलब रिच सोसाइटी तक ही ना रहे, सब सिर्फ रिच लोग ही इसको ना एंजॉय कर सके, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी जो है एंजॉय कर सके। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इक्विटी भी भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर है एग्रीकल्चर। अब हम लोग आ गए यहाँ पे एग्रीकल्चर पे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। पता था हम लोग को। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दिस इशू विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ हाई एल्ड वैरायटी HYV सीड्स विच यूज हेड इन अ रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। पहला था लैंड रिफॉर्म यानी यहाँ पर लैंड, समझ नाम से पता चला, लैंड रिफॉर्म अंदर से बाहर आएगा डेफिनेशन। लैंड रिफॉर्म यानी आप लोग यहाँ पे लैंड में एक तरह का रिफॉर्म ला रहे हैं। लैंड रिफॉर्म विच प्राइमरली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड रिफॉर्म में बेसिकली क्या हुआ था, जो ओनरशिप था लैंड होल्डिंग का उसको चेंज किया गया। तो ज़मींदार बीच में कूद रहे थे ना, टैक्स मतलब टैक्स जो है कल्टिवेटर से जो टीनेंट थे, जो फार्मर्स उनसे खींच रहे थे, अब उनको बोला गया कि भैया ज़मींदार अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, टाटा गुड बाय गया करते हुए निकल लो यहाँ से अब। Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and to make the tillers the owner of the land. इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद ही जो है ये स्टेप्स लिया गया था, और यहाँ से इंटरमीडिएट्स को पूरी तरीके से, यानी जो बीच में जो ज़मींदार बीच में आके बाबा बन रहा था ना, उसे हटाया गया था। और एंड टू मेक द टीलर्स द ओनर ऑफ लैंड, और जो कल्टिवेटर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको रियल ओनर दिया जाए। The idea behind this move was that ownership of land would give incentives to the tillers to invest in making improvement, provide sufficient capital was made available to them. इसके पीछे का आइडिया ये था कि अगर उन्हें ओनरशिप दे दिया जाएगा तो वो लोग जम जी भर के बहुत मेहनत से उस लैंड पे काम करेंगे, और उनको गवर्नमेंट जो है कैपिटल्स भी थोड़ा नीड प्रोवाइड करवाएगा, और उनको थोड़ा टेक्नोलॉजीज और ये सब भी प्रोवाइड करेगा, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। और सफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि गवर्नमेंट एक तरह का यहाँ पे रोल भी अदा कर रहा था कि वो सफिशिएंट कैपिटल जो है उन फार्मर्स को पहुँचा सके, ताकि उनका अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। अब लैंड सीलिंग, नाम से पता चला सीलिंग क्या होता है, अपने रूम में जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, सीलिंग होता है आपका छत। तो जब भी लैंड सीलिंग आ जाए ना, तो सीलिंग, ये सीलिंग इंपॉर्टेंट जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वर्ड, तो लैंड सीलिंग जो होता है मतलब एक टॉप पर होता है सीलिंग। तो यहाँ पे बेसिकली एक गवर्नमेंट ने जो है मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया था कि इतना जो है एक पर्सन लैंड होल्ड कर सकता है। लैंड सीलिंग वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इक्विटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है,
मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड जो है इसके में एक जो है एक फिक्स किया गया है कि इतना जो है एक इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है, क्योंकि लैंड सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है घर का छत, तो एकदम यानी मैक्सिमम, आप जब भी लैंड सीलिंग बोलो तो यानी टॉप वाला पार्ट, यानी क्या होता है ये लैंड सीलिंग क्या हो गया, मिक्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड जो फिक्स किया गया था, जो कि एक ओनर जो है एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। और इसका पर्पस ये था कि जो बहुत सारे लोग थे जो बहुत हर जगह जो है ज़मीन खरीद के बैठ चुके थे, इस चीज़ को जो है कम करना था। अब हम लोग देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कुछ मतलब ये फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए, ये कुछ 5 पॉइंट्स है, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ हो रहा था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा था अपने क्रॉप को बचाने के लिए, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का मेथड यूज़ हो रहा था, और मॉडर्नाइजेशन मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, नया नया एडवांस तरीका यूज़ किया जा रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में ग्रोथ, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, राइस वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर क्या अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था भैया राइस और वीट का जो प्रोडक्शन था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली राइस वीट का ही रोल था, तो प्रोडक्शन जो है राइस वीट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेशनल इनकम में इंक्रीज हो गया था, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया था, लो इनकम ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको फ़ायदा हो रहा था, और बफर स्टॉक जो फूड ग्रेन का जो एक्स्ट्रा स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि भारत में जो ये सब चीज़ है, हम लोग एक बहुत अच्छा बात होता है कि हम लोग को अभी राइस वीट गेहूँ चावल के लिए दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं होता है, हम लोग आत्मनिर्भर है इस चीज़ में, हम लोग अपना खुद का प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग खुद में आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है कि भैया वो हम लोग को चावल देगा तभी हम लोग खा सकेंगे, तो ये बहुत अच्छा बात होता है। इसलिए बफर स्टॉक जो था फूड ग्रेन्स का बन गया था। अब क्या था कि भैया हर चीज़ का 2 पहलू होता है, मैंने बताया आपने शुरुआत कई वीडियो में, हर हेड का टेल होता है, हर डेबिट का क्रेडिट होता है, हर अच्छाई का बुराई होता है, तो वैसे ही हर अचीवमेंट के बाद कुछ फेलियर भी होता है। तो फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, लिमिटेड क्रॉप ओनली, बस ये कहाँ तक सीमित था, वीट तक ही, वीट और राइस तक ही सीमित था ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, कहाँ तक भैया सीमित था, वीट और राइस तक ही था। अनइवन बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि जो लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो वो हाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे थे अपने फर्टिलाइजर्स पे, अपने मतलब एग्रीकल्चर पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे थे, क्योंकि गेहूँ चावल को उगाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा किसका नीड होता है, वाटर का नीड होता है। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था तो वो अलग अलग फैसिलिटी यूज़ कर करके जो है अपने क्रॉप को पानी दे रहे थे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास उतना कैपिटल नहीं था, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का हाई मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करके पैसा कमा रहे थे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे थे। और सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा था, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा था कि जिससे कारण सॉइल में थोड़ा डिग्रेडेशन, सॉइल का जो है फर्टिलिटी थोड़ा कम हो रहा था, और अनइवन स्प्रेड तो हो ही रहा था। फिर क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ये जो डेट है ना, ये याद रख लेना है, 1956। इसमें क्या किया था, 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया था, इंडस्ट्रीज को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। स्केड्यूल है, सबसे पहले कौन सा, 17 इंडस्ट्रीज था, जो कि टोटली गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होगा। सेक्शन ए में जो 17 था, ये लोग कौन कंट्रोल कर सकते थे, ये जो 17 ये इंडस्ट्रीज थी, ये किसके अंदर थे, गवर्नमेंट के अंदर थी। 12 इंडस्ट्रीज में पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल बांट के काम करेंगे, और शेड्यूल सी में जो है बचा कुचा इंडस्ट्रीज प्राइवेट को दे दिया कि भैया प्राइवेट बुरा ना माने। तो देख रहे हो यहाँ पे जो है ये 3 टियर क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम रोल गवर्नमेंट का है। पहला जो ए शेड्यूल था उसमें तो सारा इंडस्ट्रीज जो था गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में था। जो शेड्यूल बी था उसमें जो 12 इंडस्ट्रीज थी, जो कि पब्लिक प्राइवेट लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का रोल सबसे ज़्यादा था, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल बहुत ज़्यादा हाई था। और शेड्यूल सी क्या था, रिमेनिंग इंडस्ट्री, बचा कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट वालों को दे दिया कि हाँ भैया ले लेते रहो, तेरा हो गया वो। फिर था यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये बहुत ही बेकार हो गया था भैया लाइसेंसिंग लगाना। ये कौन सा था, ये इट रेफर्स टू अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग और फॉर एक्सपैंडिंग अ इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में बेसिकली आपको गवर्नमेंट से एक रिटन परमिशन लेना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए भी। कम ऑन यार, लाइसेंस इतना कौन लगा सकता है, गवर्नमेंट ने लेकिन लगा दिया था उस टाइम कि भैया अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करो तो लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इंडस्ट्री अगर स्टार्ट कर दी है और उसको बड़ा भी करना चाहते हो तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये देख रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो भी नए नए थे उनको इन सब से पीछे हट रहे थे। तो इंडिया का बैंड बजा था 1952-1990 में। तो हम लोग इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म भी पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3। फिर है इंडस्ट्रियल कॉन्सेशन, इंसेंटिव्स लाइक टैक्स रिबेट, सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ पावर सप्लाई वेर ऑफर्ड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री।
यहाँ पे जो है टैक्स रिबेट, सब्सिडाइज रेट ऑफ पावर सप्लाई, ये सब बताया जा रहा था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा रहा था ताकि वो लोग अपने इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सके। कहाँ पे? बैकवर्ड एरियाज़ और रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्रीज़ में, ताकि मतलब जो वो जगह जो डेवलप नहीं है वो जगह डेवलप हो सके। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। In 1955, the Village and Small Scale Industrial Committee, also called the कार्वे कमेटी, इस कमेटी का नाम याद रख लेना भाई, बहुत काम आता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। किसी भी ऐसा क्षेत्र, मतलब ऐसा एरिया जो कि अंडर डेवलप है, वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है उस जगह को डेवलप करने के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल का रिक्वायरमेंट बेसिकली कम होता है, लेकिन कम रहता है। लेकिन वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ खुल जाता है तो वहाँ के छोटे मोटे जो लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, छोटे मोटे नहीं, सॉरी माफ़ करना, छोटे मोटे बोलने के लिए, वहाँ पे मतलब जितने भी लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, तो वहाँ का तो है एक तरह का डेवलपमेंट होगा। और क्या लिखा हुआ है कि अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड टू द ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट। दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It is believed that the small scale industries are more labor intensive. That's it. क्योंकि small scale industries में basically capital कम यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है capital कम रहता है और ज़्यादा machines लगा नहीं सकते, तो ये लोग labor का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक labor intensive टेक्निक यहाँ पे यूज़ होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। और लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर्स का यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स का, और मोर लेबर यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी, एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है बैकवर्ड एरियाज़ और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया हैज़ फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी जो भारत में इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगवाना। तो यहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक तरीका यूज़ किया गया था कि भैया बाहर के सामान को यूज़ मत करो, हम लोग अपने भारत ही के सामान को यूज़ करेंगे, बाहर से मंगवाने का नीड नहीं है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लिखा हुआ भी है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बाहर से मंगवाने वाले सामान को रिप्लेस कर देना, किससे? हमारे देश के बने हुए सामान को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस टू वेज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम इम्पोर्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है दो तरीका यूज़ किया था अपने डोमेस्टिक गुड्स को बचाने के लिए। पहला था टैरिफ यानी टैक्स लगा देना, दूसरा कोटा यानी एक मैक्सिमम लिमिट लगा दे कि इतना ही गुड्स का जो है इंपोर्ट्स हो सकता है एक साल के अंदर अंदर। तो आपने देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे आराम से पढ़ लिया है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 एक शॉर्ट तरीके से। इसका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। तो गाइस कैसा रहा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।